क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पैकेजिंग किस उद्देश्य को पूरा करती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएंगी तो ये क्या है, पानीय माल की सुरक्षा करती है। फिर क्या करती है ये, फिर उत्पाद मूल्य में यहाँ पे क्या करती है, जो उत्पाद मूल्य है उसकी बढ़ोतरी करती है। फिर जो रहता है वह उत्पाद का विज्ञापन करती है। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ पैकेट में आती है तो आपने देखा होगा कि उसके वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं मार्केट में। और जब कैप पैकेज में है तो उसका कोई ना कोई आप नाम रखेंगे, तो इसलिए उसकी ब्रांड भी क्या हो जाता है, मार्केट में विज्ञापन भी उसका हो जाता है। जैसे आप कहते हैं लक्स का साबुन खरीदेंगे तो लक्स का क्या है, ये उसका नाम पड़ा हुआ है पैकेजिंग पे। प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्रय अधिकार की किस अनुक्रम में खरीदा का ऑर्डर देता है। तो जो क्रय अधिकारी है वो किस क्रम में, यहाँ पे क्रम पूछा जा रहा है, खरीदने का ऑर्डर देता है। तो क्रय अधिकारी का खरीद का ऑर्डर देने का सही अनुक्रम क्या है। पहला है आवश्यकता की पहचान करना, फिर क्या है विशेष वितरण लिखना, फिर ऑर्डर फॉर्म बनाता है, फिर खरीद के तरीकों का चयन करता है, फिर विक्रेता की पहचान करता है। क्या करता है, विक्रेता की भी पहचान करता है। यहाँ पे तीव्र गति युक्त उपभोक्तावाद, वस्तु जिस उपभोग किया गया तथा तीव्र गति से पुनर्स्थापित किया गया उसके लिए अमेरिका की अभिव्यक्ति चिन्हित करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा रेड गुड्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे तीव्र गति युक्त उपभोक्तावादी वस्तु जिसे उपभोग किया गया तथा तीव्र गति से पुनर्स्थापित किया गया उसके लिए अमेरिका की अभिव्यक्ति चिन्ह क्या है, रेड गुड्स है। यहाँ पे है एर्गोनोमिक्स के फायदे में समाहित है। तो क्या समाहित है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो है सुरक्षित रोजगार, फिर क्या रहेगा, वो रहेगा कार्य क्षमता तथा उत्पाद में वृद्धि, और फिर जो रहेगा कम से कम चोट लगना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ऑर्गोनोमिक्स के फायदे क्या है, सुरक्षित रोजगार, कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि, कम से कम चोट लगना। उद्यमीशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे जो ज्ञान क्षेत्र रहेंगे उद्यमशीलता के विकास से जुड़े, तो उन्हें देखते हैं कच्चे माल में वृद्धि, उत्पादों के यहाँ पे है विपणन में वृद्धि और पूंजी का उपार्जन। उपरोक्त पदों को समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो उपरोक्त पद है उन्हें समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो उचित क्रम रहेगा उसे हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। जो ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो सभी मदों को लचीले तथा यहाँ पे अन्वय कार्यों के समूह के तहत सूचीबद्ध करें। फिर जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए जो UGC नेट वाले कैंडिडेट हैं उसे ये पूरा करके जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं UGC में। प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही अनुमान करें, फिर संतुलन में जरूरी संपूर्ण प्राकलित समय तथा संपूर्ण उपलब्ध समय को साथ लगाएं। फिर जो रहेगा वो क्या रहेगा, समयानुक्रम में निर्धारित करें। फिर जो रहेगा वो है योजना को लिखें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करा करेंगे कि इसका ऐसे यहाँ देख लिया करेंगे, उससे टाइम भी बचेगा और दूसरा क्या है कि हमारा बिल्कुल क्लियर हो सकेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इको मार्क क्या है, पर्यावरण हितैषी उत्पाद है। मैंने कहा ना फ्रेंडली है, वो क्या है, पर्यावरण का मित्र है। इको मार्क चिन्ह हॉलमार्क को आभूषणों पर लगाते हैं, सोने पर याद रखिएगा। और सोने का क्रेडिट मैंने कितना बताया था, 90.24 यानी 5 था, कुछ ऐसे था। तो याद रखेंगे 90.95 पॉइंट कुछ वैल्यू जाती है उसकी। और एग मार्क क्या कहते हैं, किसी कृषि क्या है, यहाँ पे विपणन है। और ISI मार्क क्या है, उत्पाद प्रमाणन है। तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं मैचिंग को, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन सम्मिलित है। तो यहाँ पे स्वैच्छिक जो अपनी इच्छा से चलते हैं वो CGSI है, बॉयरस है यानी BOICE है, और केटस है तो CEUTS है। ये कैसे संगठन है, तो याद रखेंगे स्वैच्छिक संगठन है, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है, जिसे NGO भी कह सकते हैं। स्वैच्छिक यानी नॉन गवर्नमेंट है, ये अपनी इच्छा से चलते हैं। किसी उद्यमी के लिए लक्ष्य बाजार का तात्पर्य है
तो लक्ष्य बाजार का क्या तात्पर्य है? तो सभी उपभोक्ताओं जो व्यवसाय के उत्पाद का क्रय करने का चुनाव करेंगे और संभावित ग्राहकों का विशिष्ट समूह जिसकी ओर व्यवसाय की क्या करेगा, ये विपणन योजना लक्षित करेगा। विपणन का मतलब होता है कि एक तेज सुधार योजना ये क्या करते हैं, लक्षित करते हैं। खाद्य पदार्थों को थोक क्रय में शामिल सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में हमें इन्हें लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम सही क्रम की बात की जाए तो क्या रहेगा, पहला रहेगा जरूरत की पहचान, दूसरा रहेगा मानक निर्धारण, तीसरा रहेगा मात्रा का आकलन और चौथा जो रहेगा क्रय की मात्रा की पहचान करना है, क्रय आदेश देना, विक्रेता के लिए बाजार अनुसंधान और विक्रेताओं का चयन और उनके साथ बातचीत। यहाँ पे देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को। तो यहाँ पे है VARS क्या है, निष्पादन मूल्यांकन है। GMP क्या है, उत्पादन तकनीक है। CCP क्या है, सुरक्षा उपाय है। VIP क्या है, वित्तीय प्रबंधन है। JIT क्या है, प्रबंधन शैली है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए CPA क्या है, तो 1986 की पॉलिसी है। अगर बात की जाए CPA कब आया, तो 1986 में आया। अगर बात करते हैं MRTP क्या है, तो ये कब आई थी MRTP, तो ये आई थी 1969 में। यहाँ पे याद रखेंगे कब आई थी ये, 1969 में। कृषि उत्पादन अधिनियम कब आया था, तो 1937 में, 37 में। आवश्यकता वस्तु अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बस आपको याद रखना है, क्योंकि कंटेंट पसा तो केवल यहीं से पसेगा, इससे ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपको UGC के एग्जाम कराए जा रहे हैं। UGC के एग्जामों से ज़्यादा डीपली कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को इस लेवल का पढ़िए कि वहाँ से मतलब बाहर जाए ना। तो यहाँ पे देखिए फिलिप कॉटलर के द्वारा दिए गए 4 P हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये 4 P। तो 4 P आपको याद होने चाहिए, किसने दिए हैं, तो PH बनाते हैं। तो याद रखिए P से क्या हो गया, फिलिप कॉटलर ने दिया है। तो प्राइस दिया है, प्रमोशन दिया है, प्लेस दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो ये P से ही शुरू है सारे टर्म, इसलिए कहते हैं इसको 4P। किसने दिया है, फिलिप कॉटलर ने। आपके में बस ऐसे बनेगा कि 4P किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलिप कॉटलर के द्वारा दिया गया। 4P में समाहित नहीं है तो 3 दिए जाएंगे इन्हीं के, चौथा कुछ और दे दिया जाएगा। तो प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेट्स यहाँ पे है, प्लेट्स है, प्रोडक्ट है। तो प्लेस का भी इसमें ध्यान रखिए कि इसी में समाहित है प्लेस भी। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे है उधार के 4 C में सम्मिलित हैं, तो उधार की 4 C निम्नलिखित हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे C से शुरू है ये सारे टर्म। तो यहाँ पे कैरेक्टर होता है, कैपेसिटी होती है, कैपिटल होता है और कोलेटरल होता है। तो कोलेटरल है, कैपेसिटी है और यहाँ पे है कैरेक्टर है और कैपिटल है। तो इस तरह से ये 4 C में समाहित है, 4P 4 C। बस इनको आपको याद रखना है। ये किससे जुड़ी है, कभी कभी आ जाता है 4 C जुड़ी है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। 4P जुड़ी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से, ठीक है। प्रारंभिक बिक्री खरीदारी का एक तरीका है जो क्या करता है, रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है, परंतु खरीदार एक सहमत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए माना जाता है। यह क्या है, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे अविखतन क्या है, सही है, जबकि कारण क्या है, गलत है। हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अभिकथन सही है और कारण क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ए सही है और गलत है, बट हम यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ अच्छा ये समझ में आएगा। प्रारंभिक बिक्री खरीदारी का एक तरीका है जो क्या है, रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। यही बात वास्तव में यही है कि खरीदारी का एक तरीका है। खरीदार एक सम्मत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए माना जाता है। ऐसा नहीं है, निश्चित मूल्य बढ़ाने के बाद कुछ पदार्थ खरीदने के लिए ऐसा कहीं पर होता नहीं है। उपभोक्ता खरीदारी का निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाइए।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को। देखिए, अगर आप यूजीसी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये पीडीएफ रामबाण है। आपको ये पीडीएफ 5 से 6 क्वेश्चन दे जाएगी, और 5 से 6 क्वेश्चनों की वजह से नहीं, कभी कभी एक क्वेश्चन की वजह से भी आप कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं। तो आपको विक्रेता, क्रेता, विक्रेता, इस तरह के ये काफ़ी टॉपिक हैं, उनको देख के जाना। आज ये कराया है, नेक्स्ट हम जो कराएंगे वो भी यूजीसी के लिए होगा, क्योंकि उसमें क्या थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। यूजीसी नॉट फैक्ट, ओनली थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछता है, जबकि यूपी जो है वो आपके यूपी का चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, कुछ भी हो, फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विपणन योजना का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले क्या करती है, ये विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, फिर विकास करती है, डेवलपिंग करती है, पैकिंग करती है, कीमत निर्धारित करती है, प्राइसिंग करती है, और वितरण करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, प्रोत्साहन करती है, प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। यानी उपभोक्ता हैं आप क्या करेंगे, निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से वो चरण होंगे, जब आप उन 5 चरणों से गुजरेंगे जो निर्णय प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए वो 5 चरण देख लेते हैं जो निर्णय प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो पहला चरण क्या हो जाएगा, समस्या की पुष्टि करना, ज्ञापन शोधन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, विकल्पों का मूल्यांकन हो जाएगा, फिर खरीदारी का निर्णय, फिर जो रहेगा वो है खरीदारी पश्चात आचरण। तो यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर रहेगा सी। समस्या पुष्टि है, ज्ञापन शोधन है, विकल्पों का मूल्यांकन है, खरीदारी का निर्णय है, और खरीदारी पश्चात आचरण है। हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर रहता है VIS और ISO, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ISO के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। VIS और ISO के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं पार्कर का बात करें तो पार्कर ने मानव मूल्यों पर काम किया है, कॉटलन ने उपभोक्तावाद पर काम किया है, ड्रैकर ने प्रबंधन अवधारणा पर काम किया है, और ग्रेजियन ने अगर काम किया है तो वह अर्गोनोमिक्स पर काम किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये याद रखने, पार्कर का बहुत पूछा जाता है, मानव मूल्यों पर काम किया है। धन प्रदर्शन के लिए अवशिष्ट होने और खपत करने की यहाँ पे है व्यवस्था को कहा जाता है। तो खपत और अवशिष्ट होने को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उत्कृष्टता संबंधी उपभोग। धन प्रबंधन के लिए यहाँ पे है अवशिष्ट होने और खपत करने की व्यवस्था को उत्कृष्टता संबंधी उपभोग कहा जाता है। GIT है, GIT क्या है, तो JIT जस्ट इन टाइम यानी प्रबंधन पद्धति का एक प्रकार है, याद रखेंगे जस्ट इन टाइम। JIT क्या है, तो ये क्या है, प्रबंधन पद्धति का एक प्रकार है, प्रबंधन पद्धति का एक प्रकार है। तो JIT, MIT, PIT इस तरह होगा, तो आपको याद रखना है जस्ट इन टाइम यानी JIT है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, विपणन योजना। तो विपणन अगर योजना की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, विश्लेषण होता है, विकास करना होता है, पैकिंग होती है, कीमत निर्धारण होता है, वितरण होता है, प्रोत्साहन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वस्त्र और तांत्रिक उत्पादों में संबंधित व्यापार की अनुचित तथा यहाँ पे छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन से हैं। तो ऐसे जिम्मेदार संगठन जो छलपूर्ण उनको रोकते हैं तो ये हैं, तो यहाँ पे फेडरल ट्रेड कमीशन। ये क्या करते हैं, आपके साथ जो भी होता है, क्या आपने देखा होगा कि आप कहीं पे गए और मूल्यों में हेर फेर है, तो वो क्या है, अनुचित तरीका है तथा आपके साथ छल है। व्यापार की अनुचित और छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने का लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है, तो याद रखेंगे फेडरल ट्रेड कमीशन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे FTC क्या है, तो फेडरल ट्रेड कमीशन है, FTC। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमें फिर मैचिंग करनी, इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद है, होल मार्क आभूषण है, SIS उत्पाद प्रमाणीकरण है, और एक मार्क क्या है, कृषि संबंधी विपणन है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बंडल प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये उत्पादों तथा सेवाओं के सेट को एक साथ मिलाकर मिश्रण में प्रत्येक अवयव के कुल योग से कम खर्च किया जाता है। और पैरिटी प्राइसिंग की अगर बात करें सदृश उत्पादों तथा सेवाओं के लिए तय मूल्य स्पर्धियों के मूल्य के समान होते हैं। और यहाँ पे पेनिट्रेशनल प्राइसिंग की अगर बात करें तो किसी उत्पाद का मूल्य जानबूझकर यहाँ पे स्पर्धियों के मूल्य से कम तय किया जाता है। और यहाँ पे बात करें प्रीमियम की प्राइसिंग की तो प्रतिस्पर्धियों से उच्चतर स्तर पर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अधिनियमों के उनके अधिनियम के साल के अनुसार आरोही क्रम है। तो यहाँ पे रहेगा आरोही क्रम पूछा जा रहा है, याद रखेंगे अवरोही और आरोही। ठीक है, तो सीधा क्रम क्या है ISI यानी सर्टिफिकेशन मार्कस एक्ट है। फिर होता है PFA, फिर MRTP यानी जो पहले है वो है 1 2 3 इस तरह ये चल रहे हैं। फिर है एयर पॉल्यूशन एक्ट है, फिर है यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इस तरह से ये आए हैं। तो कैसे लगाए जा रहे हैं, ये आरोही क्रम में लगाए जा रहे हैं। अवरोही का हो जाता 10 19 ऐसे, ठीक है 10 9 इस तरह से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या है, इस तरह से इनका क्रम चलेगा। फिर रॉस मेडल गिलवर रैट और यहाँ पे है ड्रैकर आपको अभी हम करा ही चुके हैं। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। रॉस की अगर बात की जाए तो इन्होंने वैल्यू स्केल दिया है। अगर यहाँ पे मेडल की बात की जाए तो क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। गिलवर यहाँ पे है गिलवर्थ ने क्या दिया है तो थर्मोवोल्टिक्स दिए हैं। और यहाँ पे बात की जाए ड्रैकर की तो यहाँ पे है इंटरप्रेन्योरशिप किसने दिया है यानी उद्यमिता किसने दी है तो ड्रैकर ने। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसी को याद रखिएगा। और यहाँ पे है मंसल ने क्या दिया है तो पिग मैथ थ्योरी दी है। किसने तो मंसल ने। ये किससे जोड़ी है तो उपभोक्ता संरक्षणों से जोड़ी है, याद रखिएगा, क्योंकि UGC काफ़ी डीपली पूछता है। ये यहाँ पे थ्योरियाँ दी गई हैं और थ्योरियाँ किसने दी हैं इस तरह से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आपने थ्योरी कभी भी होम साइंस में पढ़ी नहीं होगी, ना ही सपोज किसी ने आपको ये थ्योरियाँ पढ़ाई होगी, जहाँ तक है मे बी। क्योंकि ड्रैकर की इंटरप्रेन्योरशिप तो हमने भी पढ़ी है, तो इसलिए हमने कहा है कि ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, उद्यमिता कैसे है और किस तरह से मतलब काम करती है, या किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है उद्यमिता से। चलिए सरपेंच बुक की अगर बात की जाए तो ये उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए है। ये यानी सरचेंज बुक किसके लिए होती है, जैसे हमने उधार कोई वस्तु खरीदी तो उसका लेखा जोखा इसमें आता है। कैश बुक की अगर बात की जाए तो नगद रसीदी व भुगतान का लेखा जोखा रखने के लिए होती है। सेल्स बुक की अगर बात की जाए तो उधार पर बेची गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए होती है। और बात की जाए जर्नल तो उस लेन देन का लेखा जोखा रखने के लिए जिसके लिए कोई विशेष किताब ना रखी गई हो। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में हमें क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं कृषि अगर विपणन की बात की जाए तो इको मार्क है। वातावरण के अनुकूलन उत्पाद की बात की जाए तो इको यहाँ पे क्या है, कृषि विपणन की बात की जाए तो एग मार्क है। और वातावरण के अनुकूलन उत्पाद की बात की जाए तो इको मार्क है। और उत्पादन का प्रमाणीकरण की बात की जाए तो ISI मार्क है। और सोने का आभूषण की बात की जाए तो हॉल मार्क है। यहाँ पे देखते हैं हरित उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता व्यापार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की अपेक्षाओं के बीच संतुलन उत्पादन करता है। दूसरा कह रहा है आर कह रहा है वातावरण के बचाव के लिए एक हरित उपभोक्ता अनुकूलन क्रिया के लिए उपभोक्ता की क्षमता को एक बल में बदल सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी क्या है, अविघटन A और R दोनों सही है, परंतु R क्या कर रहा है परंतु R अविघटन A की व्याख्या नहीं करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि A की व्याख्या नहीं कर रहा है R। तो ये क्या है, हरित उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता व्यापार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की अपेक्षाओं के बीच संतुलन उत्पन्न करता है। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि आ सकता है कि हरित उपभोक्ता आंदोलन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, उपभोक्ता व्यापार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की अपेक्षाओं के बीच संतुलन से संबंधित है।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबी पीडीएफ जा रही है बट आपको ये मिल जाएगी। क्रय करने की पद्धति, जिसके खरीदे जाने वाले उपकरण की विशेषताएं लिखी जाती हैं और क्रेताओं से दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिकाओं से यहाँ क्या करते हैं, विज्ञापन के द्वारा यहाँ पे क्यूबोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं, वह है। तो वो पद्धति क्या है, औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ पर हम बोली भी लगाते हैं। क्रय करने की पद्धति, जिसमें खरीदने जाने वाले उपकरण की विस्तृत लिखी जाती है और विक्रेता से दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिका में विज्ञापन के द्वारा यहाँ पे है क्यूबोटेशन आमंत्रित की। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर को कभी देखें तो एडवर्टाइज आते हैं, उसमें लिखा होता है किस चीज़ की नीलामी कर रहा है, कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है या कोई भी संस्था कर रही है, आप जाएँ तो उसे ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक की राशि में है। आमंत्रित किए जाते हैं वह औपचारिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना है। उसमें उसकी विशेषताएं लिखी होती हैं और आप बोली लगाते हैं, सामने वाला आपसे बढ़ के लगा देता है तो वो उस वस्तु को ले जाता है। तो इस तरह से इसे करते हैं। खरीदारों करने की सूची का सही क्रम है। खरीदारी जब आप करते हैं तो सबसे पहले वस्तु की आवश्यकता जानते हैं, फिर उसका विशिष्ट वर्णन लिखें। इसके बाद इस आवश्यक वस्तु को किस बाजार में खरीदना है उसको क्रमबद्ध करें। फिर बाजार का चुनाव करते हैं, फिर अंत में सामान प्राप्त करना व निरीक्षण करना होता है। मानकीकरण और उत्पादक, तो यहाँ पे एगमार्क की बात की जाए तो ये शहद में लग जाएगा। एफपीओ की बात की जाए तो ये यहाँ पे स्क्वाश में लग जाएगा। और SIS की बात की जाए तो बिस्कुट को मिलेगा। और यहाँ पे बूल मार्क की बात की जाए तो ये सोल को लगेगा, क्योंकि बूल मार्क यानी ऊन का मार्क। ठीक है, तो ये सोल को लगेगा, याद रखेंगे। क्योंकि आपके ये NCERT की बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं सारे मार्क्स और उनके चिन्हों के साथ उनके प्रोडक्ट भी। तो जब हम NCERT को कराएंगे ना, तो जहाँ हमें लगेगा कि डायरेक्ट हमें NCERT की बुक से ही पढ़ाना, तो हम NCERT की बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि NCERT की बुक में ये विशेषता है कि साथ में उसमें चित्र दिए होते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाजार क्षमता को पैटर्न इंजीनियरिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ेंगे आकार के पैटर्न को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, तो A और R दोनों सही हैं, जो अगर आप पैटर्न पर कोई चीज़ आधारित करते हैं तो वो टुकड़ों में भी विभाजित की जा सकती है। बाजार के प्रकार हैं ये मैं आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पे अल्पाधिकार बाजार, फिर एकाधिकार बाजार, फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। यहाँ पे है अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, पूर्ण स्पर्धा बाजार। फिर बाजार वह स्थान है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। उपभोक्ता के खरीदने के निर्णयों की क्रिया को क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे क्रम में लगाते हैं उपभोक्ता के खरीदने के निर्णय की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे पहला क्या है, वो पहले क्या करेगा, तो पहले वो क्या करेगा, समस्या की पहचान करेगा, क्योंकि आपको पता तो हो कि आपको खरीदना क्या है। खरीदना मतलब आपको लेना क्या है, ये भी एक समस्या हो जाती है। समस्या की पहचान करेगा, फिर क्या करेगा, जिस तरह आप रिसर्च करते हैं उसमें भी तो आप क्या करते हैं, पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर जानकारी का पता लगाना है, फिर विकल्पों की तुलना है, फिर जो रहेगा वो रहेगा खरीदने का निर्णय है, फिर जो रहेगा खरीदने के बाद मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे भी जो है राइट आंसर रहेगा। समस्या की पहचान करना, जानकारी का पता लगाना, विकल्पों की तुलना करना, खरीदने का निर्णय और खरीदने के बाद मूल्यांकन। अब बात करते हैं अभिकथन के दूसरा कारण की। तो अभिकथन क्या कह रहा है, उत्पाद को खरीदने से पहले लेबलों पर दी गई विविध प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं। लेबल में सारी आवश्यक सूचना क्रेता के लिए दी गई होती हैं, पर भ्रम नहीं रहता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा A और R दोनों सत्य हैं। उत्पाद को खरीदने से पहले लेबलों पर दी गई विविध प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि लेबल में सारी आवश्यक सूचना क्रेता के लिए दी गई होती हैं और भ्रम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 है। एगमार्क कृषि उपज अधिनियम 1937 है। और बाट और माप मानक अधिनियम 1976 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप इसे, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम जो आपके ब्यूटी के सामान है 1940 में बना। एक मार्ग कृषि उपज अधिनियम 1937 में बना। सबसे पहले कौन बना है? 37 में एक मार्ग कृषि उपज अधिनियम बना है, यूजीसी में इस तरह से बताया जा सकता है। फिर औषधि सौंदर्य फिर 1940 है। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। फिर बाट और माप मानक अधिनियम 1976 है। और फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। उपभोक्ता से संबंधित संगठन निम्नवत हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वो है CFPB, ठीक है, फिर है CERC, फिर VOIC। तो ये क्या है? उपभोक्ता संगठनों से संबंधित हैं। आपको बस इतना याद रखना है। CFBP और CIRP और VOIC ये सभी क्या है? उससे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन ई मार्केटिंग किस प्रकार किया जाता है? तो ये है इंटरनेट वेबसाइट पर किया जाता है, क्योंकि हम वेबसाइट के ही थ्रू कोई चीज़ खरीदते और बेचते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, कंपनी ऑनलाइन सामान खरीदना है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए? जब वो जागरूक उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो भी आपके उपभोक्ता अधिकार हैं उनके प्रति क्या हो? जागरूक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कैसे? तो जो मूल्य अदा कर रहे हैं, कोई वस्तु खरीदता या सेवा प्राप्त करता है, तो जागरूक उपभोक्ता के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना है। पहला, वस्तु को खरीदते समय लेवल को अवश्य पढ़ें, यानी क्या क्या उसमें है, कितनी की लेवल पर वस्तु की मात्रा, वजन, संगठन, विशेषता, मूल्य, उपभोग में लेने की अधिकतम अवधि, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर सब होता है, कोड नंबर, निर्माता का नाम, पता और एवं सभी आवश्यक सूचना साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखी रहती हैं। उपभोक्ता का अभिप्राय है, तो उपभोक्ता क्या क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यक्ति को चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त कराता है। ये क्या करता है कि चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध, और दूध के बाद फिर क्या? दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्हों के तहत होता है, तो वो है एगमार्क के तहत होता है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो यह है 6 जनवरी 1900 यहाँ पे 87 में लागू हुआ। 1987 में लागू हुआ था। क्या? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक यानी कानून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार 1900 क्या था यहाँ पे? 1969 में लागू हुआ। 1969 में लागू हुआ। इसको कहते हैं MRTP एक्ट, एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम। अब इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू है। 2002 किसके स्थान पर लागू है? तो याद रखेंगे और इस तरह से कहेंगे आपके एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम 1969 के तहत मतलब उसमें लागू है, उसके स्थान पर लागू हुआ है। ISI चिन्ह किस खाद्य पदार्थों का प्रतीक है? तो ये खाद्य पदार्थ संस्थान के मानदंड के अनुकूल है, ठीक है। ISI की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली आती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, यानी ये संस्थाएं भारत की मानक संस्थाओं के अनुरूप है ये खाद्य पदार्थ।
खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। जो भी उसने मापदंड दिए हैं उसके अनुकूल बना है। भारतीय मानक संस्थान यानी ISI की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1947 में हुई थी। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1947 में स्वतंत्र हुआ था। ISI की स्थापना भी कब हुई है? स्वतंत्रता के साथ ही हो गई है भारत में। ये किसके अंतर्गत है? तो ये याद रखेंगे सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान था यानी ISI था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था। अब क्या है इसका नाम? तो भारतीय मानक ब्यूरो है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, जब देश स्वतंत्र हुआ था तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ता के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना गया है, किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं धन संबंधी अर्थशास्त्री के प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ महोदय हैं। इन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिसमें उन्होंने बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है। इसका पूरा नाम है यहाँ पे एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड केसेस ऑफ द, यहाँ पे है वेल्थ ऑफ नेशंस। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो यहाँ पे है विज्ञापन करता। ठीक है, ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार और ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाती है कि भोजन क्या है? तरल है। ठीक है, भूरी बिंदी क्या दर्शाती है? कि भोजन क्या है? तरल है। भूरी का मतलब हो गया, इस तरह की मैं सफ़ेद बिंदी बना दूं आपको। कैसे दिखेगी? आपको दिखेगी पहले यहाँ करी है मैंने ऐसे। अब इस पे क्या करूँ मैं? सफ़ेद बिंदी बना दूं। ठीक है, इस तरह से। आई होप इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? तो सफ़ेद बिंदी यानी भूरी बिंदी कह रहे हैं। तो भूरी बिंदी क्या दर्शाती है? कि जो डाइट उसमें अंदर जो तरल पदार्थ है वो लिक्विड डाइट में है। डिब्बा बंद युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी बहुत पूछा जाता है। हरी बिंदी क्या है? प्राकृतिक दर्शाती है। भूरी बिंदी क्या दर्शाएगी? ये दर्शाती है कि भोज्य तरल है। जैसे तरल का मतलब हो गया कि कैसा हो गया खाना, उसमें तरल का मतलब क्या हो गया? कि खाना कैसा हो गया? याद रखेंगे कि खाना कैसा हो गया? कि खाना आपका बिल्कुल लिक्विड डाइट में हो गया। शाकाहारी के लिए हरी बिंदी, मांसाहारी के दर्शाने के मांस के लिए याद रखेंगे मांस कैसा होता है? लाल रंग का, तो लाल बिंदी। हरा कैसा होता है? वनस्पति जगत, तो हरी बिंदी। और लिक्विड डाइट के लिए सफ़ेद बिंदी, जिसमें लिक्विड फ्रूट मतलब लिक्विड फॉर्म में खाद्य पदार्थ होते हैं, तो सफ़ेद बिंदी होती है, जिससे कि आप डिब्बा आराम से खोलें, आपके ऊपर गिर ना जाए। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की 1900 यहाँ पे 45वें खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर को हुई थी। 16 संयुक्त राष्ट्र संघ के 1945 में कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई है। कब? 16 अक्टूबर में। उसी उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फ्रूट डे मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है किसको? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पूरा कंप्लीट कर लिया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यानी हमने यूथ कंपटीशन टाइम की 27 वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुझे जल्दी ही आपको सारे चैप्टर दे देने हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम का 27 वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। तो आप चाहे UGC के बच्चे हों, LT के हों, TGT, PGT, अदर किसी भी एग्जाम के हों, अदर किसी भी स्टेट से आपने डाला हो,
सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और हमने इसकी पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। जल्दी ही मैं आपको यूथ की पूरी बुक दे दूँगी, क्योंकि कम से कम मैं 30 चैप्टर तक दे चुकी हूँ। इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें 54 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अमूमन मेरे पास अभी देने के लिए मुझे अभी कराने के लिए कम से कम 22 से 23 चैप्टर बाकी हैं। तो मैं जल्दी ही इन चैप्टरों को कवर करा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे तो हम इन्हीं चैप्टरों के साथ मिलेंगे, बट हमारा NCERT कब स्टार्ट होगा, जब हमारा एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। क्योंकि NCERT का मुझे आपको निचोड़ कराना, NCERT के मुझे फैक्ट कराने, वो फैक्ट जो सीधे के सीधे आपकी परीक्षा में फंसेंगे, जिससे कि आप परीक्षा की जो पेपर है उसकी खोपड़ी में छेद करके आ सकें, यानी आप नस्ते नाबूद कर दें इस बार। क्योंकि आपको क्या करना है, हौसलों ने क्या करा, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम क्या करें कि हम हौसले भी कहेंगे कि मंजिल की भी इतनी औकात नहीं। तो शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।